कभी सोचा है कि गर्मियों में अगर दूध को बाहर खुला छोड़ दें तो क्या होता है? वो खट्टा हो जाता है, फट जाता है। बिल्कुल। और लोहे का कोई तवा या कील नमी वाली हवा में पड़ी रहे तो उस पर एक भूरे रंग की परत क्यों चढ़ जाती है? जंग लग जाता है। हाँ, ये सब असल में हमारे चारों ओर हो रही केमिस्ट्री की एक साइलेंट मूवी है। एनसीईआरटी सुनो समझो में आज हम इसी केमिस्ट्री की गुप्त भाषा को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे चारों ओर हर पल चल रही है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन दिए गए स्रोतों के आधार पर यही पता लगाना है, ये जो बदलाव हैं, मतलब रंग बदलना, गैस निकलना, तापमान बदलना, ये सब क्या है? हाँ, इन्हें पहचानेंगे कैसे? हम इन्हें पहचानेंगे, वैज्ञानिकों की तरह इनकी कहानी लिखना सीखेंगे, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, और देखेंगे कि इन कहानियों के मुख्य किरदार यानी अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जासूस बनते हैं। दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, खाना पकना, यहाँ तक कि हमारा पाचन और सांस लेना। हम जानते हैं कि ये सब रासायनिक बदलाव है, पर सबूत क्या है? वो कौन से पक्के संकेत हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ जरूर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? स्रोत के हिसाब से इसके 4 मुख्य सुराग हैं। 4? ओके। पहला है अवस्था में बदलाव, यानी कोई ठोस चीज लिक्विड या गैस बन जाए। दूसरा, रंग में बदलाव। अच्छा। तीसरा, किसी गैस का निकलना, मतलब आपको बुलबुले दिख सकते हैं या कोई गंध महसूस हो सकती है। और चौथा, तापमान में बदलाव, यानी चीज या तो अचानक गर्म हो जाए या ठंडी पड़ जाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्रोत में मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाले एक क्रियाकलाप का जिक्र है। हाँ, क्रियाकलाप 1.1। जब एक चमकदार मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो एक तेज चकाचौंध करने वाली सफेद लौ के साथ जलता है और जलने के बाद एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। तो यहाँ 2 चीजें हुई। हाँ, ये तो साफ साफ रंग और अवस्था दोनों में बदलाव का केस हो गया। एकदम सही। यहाँ हुआ यह है कि मैग्नीशियम ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा। और यहीं पर 2 जरूरी शब्द आते हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स और उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। ओके, अभिकारक और उत्पाद। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिन्होंने अभिक्रिया में हिस्सा लिया वो अभिकारक हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया बना वो उत्पाद है। ठीक है। इसी तरह जब आप दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो आप हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हुए देखेंगे, और अगर आप फ्लास्क को छुएंगे तो गर्म महसूस होगा। मतलब गैस भी निकली और तापमान भी बदला, 2 संकेत एक साथ। बिल्कुल। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन हर बार इतनी लंबी कहानी कौन सुनाएगा कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? बहुत लंबा है ये रासायनिक समीकरण। अच्छा। सबसे पहले आप इसे शब्द समीकरण में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थोड़ा बेहतर है। लेकिन वैज्ञानिक और भी क्या कहते हैं, आलसी होते हैं, वो इसे और छोटा करते हैं रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करके। तो यही अभिक्रिया बन जाती है Mg प्लस O2 MgO। Mg प्लस O2 MgO। इससे हम ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना? जी। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? समीकरण के बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं O2 में, लेकिन दाईं तरफ MgO में सिर्फ एक ही है। एक ऑक्सीजन का परमाणु कहाँ गायब हो गया? ये तो जादू जैसा लग रहा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है कि केमिस्ट्री जादू नहीं है, बल्कि ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग? हाँ, प्रकृति का एक बहुत जरूरी नियम है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप परमाणुओं को ना तो बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। अच्छा। वो बस अपनी जगह बदलते हैं, नए पार्टनर के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए जितने परमाणु अभिक्रिया शुरू होने से पहले थे उतने ही बाद में भी होने चाहिए। मतलब हमें बस हिसाब बराबर करना होता है। बिल्कुल, हिसाब बराबर करना होता है। तो ये जो स्रोत में हिट एंड ट्रायल विधि की बात हो रही है वो यही है। जी। मुझे वो लोहे और भाप वाली अभिक्रिया का उदाहरण थोड़ा मुश्किल लग रहा था। Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। उसे स्टेप बाय स्टेप रटने की जगह इसका मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत एक पहेली सुलझाने जैसा है, जैसे सुडोकू। सुडोकू दिलचस्प है। आप यौगिक के अंदर के नंबर नहीं बदल सकते, जैसे आप H2O को H2O2 नहीं बना सकते क्योंकि वो पानी नहीं रहेगा। सही बात है। लेकिन आप ये बदल सकते हैं कि आपके पास कितने पानी के अणु हैं। जी। तो हम बस सूत्रों के सामने नंबर लगाकर दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की गिनती बराबर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे उस लोहे वाली अभिक्रिया में जी। थोड़ी सी कोशिश के बाद संतुलित समीकरण बनता है 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2O। 3Fe प्लस 4H2O। अब आप देखिए, दोनों तरफ 3 लोहे के, 8 हाइड्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। हिसाब बराबर है? हिसाब बराबर। अच्छा, तो ये बस एक पहेली है जिससे सुलझाना है ताकि कोई भी परमाणु गायब ना हो। समझ गई? बिल्कुल।
अब जब हम समीकरण लिखना सीख गए हैं तो जानते हैं कि ये अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं। स्रोत में सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी। जैसे कोयले का जलना, C+O2 CO2। दो चीजें मिलकर एक बन गई, सिंपल। बिल्कुल। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाए। इसका एक और शानदार उदाहरण है जब बिना बुझे चूने मतलब CaO में पानी मिलाया जाता है। चूने में पानी। हाँ, इससे बुझा हुआ चूना CaOH2 बनता है। और अगर आपने कभी ये होते देखा है तो पता होगा कि बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। हाँ, उसमें से तो भाप निकलने लगती है। जी, क्योंकि इसमें बहुत ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं। ऊष्माक्षेपी। और मजे की बात यह है कि हम जो सांस लेते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस लेना, वो कैसे? हमारे शरीर में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जलकर हमें ऊर्जा देता है। जब आपको ठंड में गर्मी महसूस होती है तो आप असल में अपने अंदर हो रही लाखों छोटी छोटी रासायनिक अभिक्रियाओं की गर्मी को महसूस कर रहे होते हैं। वाह, मतलब हमारा शरीर एक चलता फिरता फर्नेस है। एक तरह से। हाँ, कमाल है। और इसके ठीक उलट होती है वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन, जिसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर छोटे छोटे कई उत्पाद बनाता है। जी, ये संयोजन का एकदम उल्टा है। बिल्कुल। और किसी चीज को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा लगानी पड़ती है। ये ऊर्जा 3 तरह से दी जा सकती है। इन तरह से? हाँ। अगर आप गर्मी देकर किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो हुआ ऊष्मीय वियोजन, जैसे चूना पत्थर को गर्म करना। अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी में करंट पास करके उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना, तो वो हुआ वैद्युत वियोजन। और तीसरा, क्या हम रोशनी से भी चीजों को तोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। अरे वाह, पता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सच में? फोटोग्राफी में? हाँ, फिल्म पर इसी केमिकल की परत होती थी और रोशनी खुद एक आर्टिस्ट की तरह उसे तोड़कर एक स्थायी इमेज बना देती थी। ये सचमुच रोशनी से पेंटिंग करने जैसा था। कमाल है। और क्योंकि इन सभी अभिक्रियाओं में ऊर्जा सोखी जा रही है, इन्हें ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक, अरे। ठीक है। अच्छा, अब तक तो चीजें या तो जुड़ रही थीं या टूट रही थीं, पर तब क्या होता है जब दो केमिकल मिलें और उनमें मुकाबला हो जाए। मुकाबला? हाँ, जैसे एक ज्यादा ताकतवर हो और दूसरे को उसकी जगह से हटा दे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, और ठीक यही होता है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अच्छा। ये हाई स्कूल डांस जैसा है। एक ज्यादा क्रियाशील तत्व आता है और कम क्रियाशील तत्व को उसके पार्टनर यानी यौगिक से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसका क्लासिक प्रयोग है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोना। जी हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। कील का रंग भूरा हो जाता है और घोल का नीला रंग हल्का पड़ जाता है ना? एकदम, क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो आता है और कॉपर को धक्का देकर सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाता है। अच्छा। घोल में आयरन सल्फेट बन जाता है और बेचारा कॉपर कील पर जमा हो जाता है। समझ गए। और एक और प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कोई किसी को हटाता नहीं बल्कि दो यौगिक आपस में अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। जैसे पार्टनर स्वैप कर लिए हो। कह सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनने वाला उदाहरण, जिसमें एक सफेद चीज नीचे बैठ जाती है। वही, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद अघुलनशील सॉलिड बनता है जो घोल में नीचे बैठ जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर अचानक हुई बर्फबारी जैसा लगता है, इसीलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए एक बहुत ही आम प्रक्रिया पर आते हैं, उपचयन, या जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मेरे खाने से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। उपचयन का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन यानी रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना? जी, और ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, एक टीम की तरह, जिन्हें मिलाकर हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसके असर हम हर दिन देखते हैं। जैसे कि संक्षारण यानी करोजन, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। हाँ, लोहे पर जंग लगना इसका सबसे आम उदाहरण है। लेकिन यही प्रक्रिया चांदी को धीरे धीरे काला कर देती है और तांबे के बर्तनों पर एक हरी परत चढ़ा देती है। हाँ, मैंने देखा है। ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं है, बल्कि ये बहुत महंगा भी है। दुनिया भर में हर साल अरबों डॉलर्स सिर्फ पुलों, जहाजों और दूसरी चीजों को जंग से बचाने में खर्च होते हैं। बाप रे। और दूसरा असर तो सीधा हमारी रसोई से जुड़ा है, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। ये क्या बला है? ये वो दुखद पल है जब आप चिप्स का कोई पुराना पैकेट खोलते हैं और उसमें से एक अजीब तेल की बासी महक आती है और स्वाद गत्ते जैसा लगता है। उफ, हाँ। वो स्वाद और महक असल में उपचयन का ही नतीजा है। जब तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो उपचयित हो जाते हैं और उनका स्वाद गंध बिगड़ जाता है। अरे वाह, तो चिप्स के पैकेट इसीलिए इतने फूले हुए होते हैं।
मैं तो हमेशा सोचती थी कि वो हमें कम चिप्स देने की कोई चाल है। वो चाल नहीं, बल्कि बड़ी चालाक केमिस्ट्री है। अच्छा। चिप्स बनाने वाले पैकेट में से सारी ऑक्सीजन निकालकर उसकी जगह नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन उपचयन की प्रक्रिया को लगभग रोक देती है, जिससे चिप्स महीनों तक ताजे और कुरकुरे बने रहते हैं। तो आज की चर्चा का सार यह है कि हमने अपने आसपास हो रही अभिक्रियाओं के संकेतों को पहचानने से शुरुआत की, फिर उन्हें केमिस्ट्री की भाषा यानी संतुलित समीकरणों में लिखना सीखा। जी। हमने संयोजन, वियोजन, विस्थापन जैसी उनकी अलग-अलग कहानियों को समझा और आखिर में देखा कि उपचयन जैसी एक प्रक्रिया का हमारी दुनिया पर कितना गहरा असर है। पुरानी फोटोग्राफी से लेकर हमारे खाने के चिप्स तक। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। स्रोत में हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होते हैं, कुछ भी नया बनता या नष्ट नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्वसन की प्रक्रिया के बारे में एक बार फिर सोचिए। हमारे भोजन से मिला ग्लूकोज और सांस से ली गई ऑक्सीजन, ये वही पुराने परमाणु हैं जो बस पुनर्व्यवस्थित होकर हमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। सही है। एक तरह से देखें तो क्या हम सभी सिर्फ एक बहुत ही जटिल चलते फिरते बात करते हुए रासायनिक अभिक्रिया नहीं है?